ओवर 300 डेड इन हमास सरप्राइज लैंड एयर सी अटैक ऑन इसराइल। कल के दिन में आपने न्यूज़ सुन ली होगी कि पैलेस्टाइन में जो गाजा पट्टी है वहां पर हमास का शासन चलता है। इस हमास ने इसराइल पर एक साथ 5,000 रॉकेट से अटैक किया। 20 मिनट के अंदर इसराइल की धरती पर 5,000 रॉकेट फायर हुए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। और इसराइल ने चेतावनी दी है कि हम रिटेलिएटरी एक्शन लेंगे। और रिटेलिएटरी एक्शन में क्या क्या हुआ है अभी तक मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मैं हूं कमल किशोर भट्ट और आपका स्वागत है कमल एजुकेशन पॉइंट पर। सबसे पहले इजराइल पैलेस्टाइन विवाद को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली आखिर कल हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि हमास ने 5,000 रॉकेट एक साथ इजराइल पर दागे। 5,000 रॉकेट एक साथ दागने का कारण क्या था? क्योंकि देखिए, इजराइल का एक मिसाइल सिस्टम है, आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है, जो कि वहां पर जो वायु रक्षा प्रणाली है इसको सुनिश्चित करता है। तो अगर आप एक दो रॉकेट चलाएंगे तो आयरन डोम उनको मार देगा। अगर आप एक साथ 5,000 रॉकेट दाग देंगे बहुत बड़ी तादाद में, तो जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। और कुछ मिसाइलों को तो उसने नष्ट कर दिया था, लेकिन अधिकांश मिसाइलें इजराइल के अलग अलग शहरों में और रिहायशी इलाकों में गिरी, जिसमें लगभग 100 के आसपास इजरायली सिटीजन जो है मारे गए और 900 के आसपास गंभीर रूप से घायल हैं। अभी 100 का आंकड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़ी देर में आप इसको 120 150 के आसपास भी देख लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक नहीं हो सका है। साथ में इसके बाद आपको पता होगा कि इसराइल ने रिटेलिएटरी एक्शन पैलेस्टाइन पर किया और इस एक्शन में 198 लोग 198 लोग गाजा पट्टी में मारे गए और 16 से 10 लोग जो है गंभीर रूप से इंजर्ड है। तो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर वायलेशन हुआ है। और लगभग पैलेस्टाइन के द्वारा यानी कि हमास के द्वारा ऑफिशियली जानकारी दी गई है कि हमने लगभग 50 इजरायली नागरिकों को बंदी बनाकर रखा है गाजा स्ट्रिप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये गाजा स्ट्रिप क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, और इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्या डिस्प्यूट है, और हमास बेसिकली इतने सारे अटैक क्यों कर रहा है, इसका गठन कब हुआ था, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो यहां पर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है सिटीजन्स ऑफ इसराइल को, वी आर एट वॉर। ठीक है, हम क्या है, वॉर में हैं। नॉट इन एन ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन में नहीं, बल्कि अभी हम क्या है, वॉर में हैं। और इन राउंड्स बट एट वॉर। दिस मॉर्निंग हमास लॉन्च अ मर्डरस सरप्राइज अटैक अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इसराइल एंड इट्स सिटीजन। हमास ने एक बहुत ही बड़ा अटैक हम पर किया है, इसराइल पर किया और इसराइल के सिटीजन्स पर किया है। वी हैव बीन इन दिस सिंस द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। ठीक है, तो ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली कह दिया कि छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, इसका बदला लेंगे। और बदले में जो है 198 लोग तो अभी तक मारे जा चुके हैं गाजा पट्टी में और बहुत बड़ा खून खराबा होने की उम्मीद है। तो इस टॉपिक को सबसे पहले हम हिस्टोरिकली समझते हैं। थोड़ा सा पहले हम इसराइल का मैप देख करके इसके पड़ोसी देशों की लोकेशन भी इसमें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस वाले मैप में आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली इसराइल कहां पर पड़ता है। यहां पर आपने देख लिया होगा ये जो नारंगी कलर का जो एरिया है ना, ये इसराइल का है। देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो यहां पर फिलिस्तीन नाम का एक देश हुआ करता था। हिस्टोरिकली क्या हुआ था कि जो ईसाई मिशनरीज थे, जो ये इसराइल के जो बेसिकली यहूदी लोग हैं ना, इन पर आरोप लगा कि इन्होंने ही ईसा मसीह की हत्या की। हिस्टोरिकली बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ईसाई मिशनरी जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की इन यहूदियों के ऊपर। और ये सारे के सारे यहूदी भाग करके अरब के मुल्कों में आ गए। अरब के जितने भी मुस्लिम शासक रहे थे ना, उन्होंने इन यहूदियों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रखा था और रहने दिया था। यानी कि पहले क्या था कि यहूदी वर्सेस क्रिश्चियंस, ये वॉर था। और उस समय यहूदियों को संरक्षण किसने दिया था? तो इन अरब के मुस्लिम शासकों ने दिया था। ठीक है, बाद में जब लोग यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बसने लगे, तो पहले जो यहूदी क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट था, अब वो यहूदी मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुका है। यहां पर पहले से पैलेस्टाइन नाम का एक कंट्री हुआ करता था, जिसको हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं। तो अब वो फिलिस्तीन केवल इतना भी नहीं रह गया। ये तो मैं बात की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, गाजा पट्टी और एक वेस्ट बैंक। देखिए, ये जो लाल वाला पूरा का पूरा एरिया है, ये इसराइल का है, और ये हरा वाला जो एरिया है, ये फिलिस्तीन का है। तो यहाँ पर आप छोटी सी एक हरे रंग की स्ट्रिप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ से इसको सी एक्सेस प्राप्त है, मेडिटेरियन सी का, और यहाँ पर इसका इजिप्ट लगता है। ठीक है, तो ये वाले एरिया को कहा जाता है गाजा पट्टी। ठीक है, और यहीं से इसराइल पर बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट समय समय पर जो हमास ग्रुप है, जो गाजा में शासन करता है, वो दागता रहता है। और ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोला जाता है वेस्ट बैंक। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसराइल और पैलेस्टीन का मैप क्या है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक क्या है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर पैलेस्टाइन का कब्जा है और जो बचा हुआ एरिया है वो इसराइल का है। हालांकि ये वाला जो एरिया भी आपको इतना बड़ा दिख रहा है, अब ये बस छोटे छोटे टापू में ही रह गया है। ठीक है,
यानी कि इनक्लेव्स आप कह सकते हैं। ये इतना पूरा का पूरा वेस्ट बैंक है, इसमें जो हरे हरे छोटे छोटे बिंदु आपको दिख रहे हैं यही केवल पैलेस्टाइन के पास है, और बाकी पूरा का पूरा इजराइल जो है यहाँ पर घुस चुका है। यानी कि पैलेस्टाइन जो हिस्टोरिकली हुआ करता था, अब वो क्या है कि एक तरह से इजराइल में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा सा एरिया बड़ी मुश्किल से फिलिस्तीनियों के पास बचा है, और यहाँ पर रहने वाले जो फिलिस्तीनी है ना, उनको इजराइल ने मार मार के भगा दिया, जो कि अलग अलग अरब मुल्कों में रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू होता है, आपको पता होगा कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसका बैकग्राउंड दिखा देना चाहता हूँ। ये वाला जो रीजन है ना, इजराइल फिलिस्तीन का रीजन आपने देख लिया होगा, ठीक है। इसके बगल में ये पूरा का पूरा इजिप्ट पड़ता है, और ये जो पेनिसुला है ना, यहाँ पर आपको प्रायद्वीप जैसा दिख रहा होगा। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 एरिया से पानी से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये सिनाई पेनिसुला बेसिकली इजिप्ट का है, ठीक है। यहाँ पर इजराइल की सीमा लगती है जॉर्डन के साथ, और यहाँ पर इसकी ये जो एरिया है दमश्कस, ठीक है, ये सीरिया का है, और ऊपर पे आपको पता होगा लेबनान का है। तो ये जो है इजराइल के पड़ोसी देश हैं, और सारे के सारे देश दुश्मन है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम दोनों की दृष्टि से सोचें तो दोनों हमको पीड़ित यहाँ पर नजर आएंगे। पहले पीड़ित कौन है, देखिए, जो यहूदी लोग हैं बेसिकली इजराइल के। आपको पता होगा कि जब हिटलर के समय पे सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इन पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई थी। हिटलर ने अकेले 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। हिटलर का मानना था कि ये लोग तो किसी काम के होते नहीं है, बेकार लोग हैं, इनको जीने का हक है ही नहीं, ठीक है। यानी कि हिटलर का मानना था कि यहूदियों को जीने का अधिकार है ही नहीं, उनको गैस चैम्बर में बंद करके मरवा दिया था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ये जो यहूदी थे, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के लड़े थे हिटलर के अगेंस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़े थे हिटलर के अगेंस्ट, तो इस वजह से हिटलर जो है इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। तो उसके बाद आप देखिए, यहूदी दुनिया में जहाँ जहाँ भी थे, इनके साथ हर जगह पर अत्याचार ही हुए। तो जहां पर ये जाते थे माइनॉरिटी हो जाते थे। तो यहूदी चाहते थे कि हम अपना खुद का एक देश बनाएं, और हर यहूदी उस देश का नागरिक हो, और उस देश का नाम क्या हो, इजराइल हो। तो ये जो फिलिस्तीन का एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहूदी रहते थे। ब्रिटिशर्स ने इनको वादा किया कि हम तुमको जो है, तुम हमारा साथ दो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हम तुमको एक नया देश देंगे। क्योंकि उस समय अंग्रेज ही सबसे बड़े थे, ब्रिटिशर्स ही सबसे बड़े थे। अमेरिका तो बाद में सुपर पावर बनता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब ब्रिटिशर्स कंगाल हो चुके होते हैं। तो जैसा कि वादा किया था, ब्रिटिशर्स ने ये एरिया उनको दे दिया। अब आप देख सकते हैं, ये पहले का फिलिस्तीन है, ठीक है, 1946 से पहले का फिलिस्तीन है। इतना बड़ा जो हरा एरिया आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये फिलिस्तीनी जो मुस्लिम लोग थे उनका है। और यहाँ पर इसमें जो छोटे छोटे बिंदु आपको दिख रहे होंगे सफ़ेद कलर के, ये थे इजराइल के यहूदी लोग। तो पहले 1946 में ये था। 1947 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और इस देश का बंटवारा कर दिया, 2 हिस्से कर दिए गए। ये जो यहाँ पर आप जो सफ़ेद वाला देख पा रहे होंगे, ये है इजराइल, और ये जो है क्या है, फिलिस्तीन है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया। अब यहाँ पर जैसे ही 1947 में इजराइल यहाँ पर बनता है यूएन के द्वारा, तो सारे के सारे अरब मुल्क नाखुश हो जाते हैं कि बाहर से आए यहूदियों को तुम अरब में मुस्लिमों के बीच में बसा रहे हो, हम इस कंट्री को मान्यता नहीं देते हैं। और यहां पर वॉर शुरू हो जाती है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, जहां पर पैलेस्टाइन का सपोर्ट सारे के सारे अरब मुल्क कर रहे थे। तो एक तरफ इजराइल था अकेला नया बना हुआ देश, यहूदी जिनको पूरी दुनिया में मारा गया था, वो यहाँ पर आकर बसे थे। ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न कंट्रीज़ की मदद से उनको एक देश मिला था, और इस नए नवेले देश पर अटैक हो जाता किसका, तो अटैक हो जाता इतने सारे अरब मुल्कों का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मिस्र है, ये जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, पीछे से सऊदी अरेबिया, ये सब लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। अब आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी, और यहाँ पर इन यहूदियों को देखकर आपको हो सकता है गर्व भी हो, और डेफिनेटली गर्व भी होगा कि इस छोटे से यहूदी जो कि अभी संगठित भी नहीं थे, इन लोगों ने इन सारे के सारे देशों को हरा दिया, और वो भी उस समय जिस समय ये नए नए कंट्री के रूप में बने थे। तो 1947 में ये सारे के सारे देश हार जाते हैं, और यहाँ पर अब पैलेस्टाइन को समझ में आ चुका है, और इन मुस्लिम देशों को भी समझ में आ चुका है कि हमारी जो बहुत ही बुरी हार हुई है, इतने से यहूदियों ने हम सबको हरा दिया है, तो अब इजराइल एक कंट्री होगा। हालांकि अरब देश अभी भी इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो 1947 के समय ये हुआ। फिर और वॉर होता है, यॉम किपुर वॉर, आपको पता होगा 1967 का 6 डे वॉर होता है। 6 डे वॉर में तो बहुत ही जोरदार हो जाता है, ठीक है। 6 डे वॉर जिस समय हुआ था 1967 के समय पे, तो इस समय क्या होता है, सारे के सारे अरब मुल्क जुड़ जाते हैं एक साथ। 1947 में तो हार चुके थे, उस समय उनका कहना था कि हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से हार गए। तो पहला तो 1947 की हार का बदला लेना था। दूसरा, इस समय इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था सोवियत यूनियन का, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का भी समय चल रहा था, ठीक है। सोवियत यूनियन का बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिल रहा था, और साथ में अदर भी इनके पास, इन्होंने अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग किया था, आर्मी को, एयरफोर्स को मजबूत किया था। एयरफोर्स के ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स इन कंट्रीज़ के पास थे कि अगर इजराइल पर ये बरसते तो इजराइल का शायद नामो निशान यहाँ से मिट जाता। तो 1967 में इन अरब देशों ने प्लान कर लिया था कि इस बार तो इजराइल का नामो निशान हम मिटा देंगे, पूरी तरह से बर्बाद कर डालेंगे। तो इस उद्देश्य से 1967 में 6 डे वॉर हुआ। लेकिन इससे पहले वॉर शुरू होता, इजराइल ने क्या किया, अपने 200 विमानों को तैयार किया। इतने ही इनके पास फाइटर प्लेन
प्लेन्स थे, जबकि अरब देशों के पास 800 के आसपास जो है फाइटर प्लेन्स थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इजराइल ने पहले ही अटैक कर दिया जो मिस्र है, इसके जो एयरफोर्स के जो विमान जहां पर रखे थे उन एरियाज में, और जो मिस्र के एयरफोर्स के विमान थे ना, लगभग 200-250 के आसपास थे, सारे के सारे लड़ाकू विमानों को मार गिराया। महज 4 फाइटर प्लेन बचे थे मिस्र के बाद, उसके बाद जो भी उड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जितने भी एयर बेसिस थे वहां पर उन सबको जो है इजराइल ने हवाई पट्टियों पर बम गोले बरसा के उनको चलने लायक बनाया नहीं था। तो 1967 में ऐसा गजब का वॉर होता है, ठीक है। एक तरफ इजराइल छोटा सा देश था और दूसरी तरफ इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है और पीछे से सऊदी अरेबिया, ईरान और जो जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के देश थे सबका सपोर्ट था। उसके बावजूद इजराइल ने 6 दिन में इन सब के सब देशों को धूल चटा दी, इनको सबको हरा दिया। और इस समय इसको देख करके पता चल जाता है सारी दुनिया को कि इजराइल अब एक सुपर पावर बन चुका है, उसके पास बहुत अच्छा मिलिट्री ढांचा है और इजराइल हर समय वॉर के लिए तैयार रहता है, क्योंकि अरब देशों के पास सेना की बात करें इजराइल से 4 गुनी सेना थी, हथियारों की बात करें इजराइल से 2 से 3 गुना थे, फाइटर जेट्स, नेवी, सब कुछ इजराइल से बेहतर थी, बस उनका क्रियान्वयन ठीक नहीं था। इजराइल के पास छोटी सेना थी लेकिन अनुशासित थी, हथियार कम थे लेकिन जो भी सैनिक थे हथियारों को बहुत अच्छे से चलाना जानते थे। दूसरा, इजराइल को पता था कि इस बार 1967 में अगर हम यहाँ से उजड़े तो दुनिया में दोबारा कहीं बसने वाले हैं नहीं, क्योंकि इससे पहले हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में रहे, हर जगह पर हमारे साथ अत्याचार ही हुए। फिलिस्तीनी कम से कम अगर यहाँ से भागेंगे तो उनको अरब मुल्कों में शरणार्थी के रूप में जगह मिल जाएगी, हमको कहाँ जगह मिलेगी। तो इनके पास मनोबल भी था और इसी मनोबल की बदौलत 1967 में इसने 6 के 6 देशों को एक साथ जंग में हरा दिया 6 दिनों के भीतर। तो ये 1967 का था। अभी भी आपको पता होगा कि जो वेस्ट बैंक का एरिया है ये और गाजा स्ट्रिप जो है ये अभी भी किसके कंट्रोल में था, पैलेस्टाइन के ही कंट्रोल में था। तो यहाँ पर 1980s के दौर में अब फिलिस्तीनी समझ जाते हैं। देखिए एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलिस्तीनी भी पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि एक वो लोग थे जो सालों से इस एरिया में रह रहे थे, इजराइल यहाँ पर बना, बाहर से ये लोग आए, इन लोगों ने भगा दिया फिलिस्तीनियों को। तो वो जो फिलिस्तीनी भागे वो अरब देशों में अभी भी शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ लीडर्स आगे आते हैं। अरब देश समझ चुके थे हमारे बस का तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इजराइल ने इन देशों को हराया ही नहीं बल्कि इनकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं इस वाले मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इजराइल ने ना इजिप्ट का इतना बड़ा एरिया, इसको सिनाई पेनिसुला कहा जाता है, इसको कब्जा लिया, ठीक है। साथ में इजराइल ने क्या किया कि ये जो सीरिया है इसकी गोलन हाइट्स कब्जा ली, जहाँ पर बहुत सारे पानी के स्रोत है, इसको कब्जा लिया। तो बहुत ज़्यादा अपना इसने जो है एरिया विस्तार कर लिया था 1967 के वॉर में। तो आप फिलिस्तीनी भी समझ चुके हैं, अरब भी समझ चुके हैं कि इजराइल को हराना अब हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद जो आपको पता होगा ये कंट्री है, ठीक है, सिनाई पेनिसुला, इसको दोबारा से कब्जाने का प्रयास मिस्र के द्वारा किया गया। इस बार भी जो है मिस्र हार गया था। मतलब बहुत सारे वॉर हुए, 4 से 5 यहाँ पर वॉर हुए, हर वॉर में इजराइल ने अपने दुश्मनों को हरा दिया था, जबकि छोटी सी कंट्री है, ठीक है, उस समय 1 करोड़ भी इसकी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। तो अब की डेट में 2010 का अगर आप देखेंगे तो अभी फिलिस्तीन केवल इतना बच चुका है, गाजा स्ट्रिप है। इस गाजा स्ट्रिप पर हमास का शासन है। तो 1980s के दौर में इस हमास नामक एक संगठन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है इजराइल को यहाँ से खत्म करना और वापस इस फिलिस्तीन देश को लाना। अब आप क्या सोचते हैं? हमास के पास लगभग 50,000 की सेना है और इसको आमतौर पर दुनिया के अधिकांश देश आतंकी संगठन ही मानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की हैं इनके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। हालांकि इजराइल को भी मैं यहाँ पर बहुत अच्छा देश नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने फिलिस्तीन में ये जो वेस्ट बैंक है ना, इस एरिया में इतने ज़्यादा अत्याचार फिलिस्तीनियों के ऊपर किए हैं कि बेसिकली इस बार का जो वॉर हो रहा है ना, अब आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत खतरनाक वॉर होने वाला है। यहाँ पर हमास के द्वारा जो 5,000 रॉकेट अटैक एक साथ किए गए हैं, इसका उद्देश्य हमास के द्वारा बताया गया कि इस ऑपरेशन का नाम जो है ना हमारा, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अलक्सा फ्लड। अब देखिए अलक्सा क्या है? अलक्सा एक मस्जिद है जो कि यरूशलेम में स्थित है। और अलक्सा मस्जिद की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना 2 पवित्र स्थल हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर अलक्सा मस्जिद का नाम आता है। तो यहाँ पर इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये आरोप लगे कि ये आए दिन अलक्सा मस्जिद में घुस जाते हैं, मस्जिद में हथियारों के साथ घुस जाते हैं, फिलिस्तीनी जो लोग नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो इसका बदला लेने के लिए हमने इजराइल पर 5,000 रॉकेट से एक साथ अटैक किया है, ताकि हम बता सकें कि जो खुरापात तुम लोग अलक्सा मस्जिद में कर रहे हो, हम जो है इसको होने नहीं देंगे। अगर तुम सोचते हो जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वो करोगे, तो हमास बैठा है गाजा पट्टी में, वो तुमको छोड़ेगा नहीं।
तो हमास का ये कहना, अब देखिए यहाँ पर हमास को भी यानी कि फ़िलिस्तीनियों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो होने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि इजराइल अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और जो अरब देश आपके यहाँ पर थे वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, वो इजराइल से लड़ने के लायक नहीं है। ठीक है, तो फ़िलिस्तीन को भी मैं कहता हूँ कि अपना एरिया ले लेना चाहिए और यहाँ पर इसराइल को जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि वॉर नहीं होगा, दोनों तरफ के लोग बचेंगे, यानी कि इसराइल के साथ कूटनीतिक वार्ता करके कम से कम 1947 वाला स्ट्रक्चर वापस ले लेना चाहिए। और बेसिकली अगर मैं ये देखूं तो ये स्ट्रक्चर फिलिस्तीनियों को मिल भी सकता है अगर वो इसराइल के साथ जो है कॉपरेट करेंगे। और वैसे भी अगर आप देखेंगे इसराइल के पास इतनी फौज है, गाज़ा पट्टी में कितने आतंकी, 50,000 आतंकी हैं। अभी तक तो ईरान थोड़ा बहुत मजबूत है इसलिए वो हथियार दे रहा है, इजिप्ट मजबूत है वो हथियार दे रहा है, लेकिन हमेशा तो नहीं देगा। ठीक है, तो यही जियो पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी यहाँ पर चलती रहेगी और जो फिलिस्तीनी है वो बेचारे मारे जाते रहेंगे। तो इनको भी समझना चाहिए, इसराइल को भी समझना चाहिए कि तुम बाहर से आए थे, यहाँ पर तुमको अपना कंट्री मिल गया, तुम अच्छे से रह रहे हो, अच्छी बात है। अब जो फिलिस्तीनी जो बेचारे अरब देशों में भटक रहे हैं, वहाँ पर शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, उनको फ़िलिस्तीन में आने का अवसर देना चाहिए। और जो 1947 का कम से कम ये जो है इतना बड़ा एरिया फ़िलिस्तीन का, ये वाला इजराइल का, ये सिचुएशन अगर हो जाए और दोनों पक्ष अगर एग्री हो जाए तो मिडिल ईस्ट में यहाँ पर शांति स्थापित हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे भारत का भी क्या कोई हित जुड़ा हुआ है यहाँ पर वॉर से? देखिए भारत का डेफिनेटली यहाँ पर हित जुड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा अभी जो G20 की समिट हमारे यहाँ पर हुई थी, इस G20 की समिट में एक बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है, उसका नाम आपको पता होगा IMEC, आईमैक इसको बोला जाता है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अब ये तभी बन पाएगा, ये क्या है बेसिकली इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा और मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ेगा। तो इंडियन मार्केट ऑफिशियली आपको पता होगा बहुत ज़्यादा डेवलप होगी इसकी वजह से, और ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना, अगर इसको सक्सेस होना है ना, इसके सक्सेस होने के लिए इजराइल एक की पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल के हाइफा पोर्ट से होते हुए ही ये व्यापार होगा। तो अब देखिए अगर आप सऊदी अरब और इजराइल अगर एक दूसरे के दुश्मन होंगे तो क्या आईमैक प्रोजेक्ट कभी सफल हो सकता? कभी नहीं हो सकता। तो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में कॉपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा आईमैक प्रोजेक्ट जो है सफल होगा। और अगर इसराइल फ़लस्तीन पर अटैक करता है, यहाँ पर एक और वॉर होता, तो देखेंगे कि सारे के सारे मुस्लिम देशों के जो लीडर्स हैं वो इसराइल के खिलाफ होंगे, जैसा पहले हुआ था। तो सऊदी अरेबिया पर भी दबाव बनेगा कि वो इसराइल की आलोचना करे, इस प्रोजेक्ट से बाहर हो, इसराइल को नुकसान पहुंचाए, उसके साथ ट्रेड न करे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बेसिकली इंडिया को भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल लॉस तो होगा, साथ में इकोनॉमिक लॉस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट अगर खत्म होता है तो इसका फ़ायदा भारत को भी है, अरब मुल्कों को भी है और अमेरिका को तो होना ही होना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो टॉपिक आज की डेट में आपको समझाया है आप ठीक से समझ पाए होंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।